सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 36 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस विषय बिंदु का शीर्षक है 1757 से 1857 ईस्वी के बीच हुए जनजातीय विद्रोह। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान क्रमांक 35 के अंतर्गत 1757 से 1857 ईस्वी की अवधि में ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ जो विभिन्न प्रकार के जन विद्रोह हुए थे, उनके बारे में हमने उनके कारणों के बारे में समझने का प्रयास किया था। उनकी विशेषताएं, उसके स्वरूप क्या थे और उन जन विद्रोह को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज का जो हमारा ये व्याख्यान क्रमांक 36 है, वो 1757 से 1857 ईस्वी के बीच कौन कौन से प्रमुख जनजातीय विद्रोह हुए, इन जनजातीय विद्रोह के कारण क्या थे, इन जनजातीय विद्रोह का स्वरूप क्या था और इन जनजातीय विद्रोह को हम किस रूप में देख सकते हैं या इन्होंने किस प्रकार के प्रभाव है वो आगामी समय के जनजातीय विद्रोह के लिए डाले, इसके बारे में व्यापक पड़ताल हम इस व्याख्यान के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इन जनजातीय विद्रोह के कारण क्या थे। जब हम जनजातीय विद्रोह के कारणों की बात करते हैं, तो मैं इससे पहले आपके सामने कुछ जानकारी है वो साझा करना चाहूँगा कि जितने भी जनजातीय समाज था या आदिवासी समुदाय था, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की हम बात कर रहे हैं। हम 1757 से 1857 ईस्वी की काल अवधि के दौरान के जनजातीय समाज है, उसके नेचर को के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमारे समक्ष होना आवश्यक है कि उस समय का जनजातीय समाज या आदिवासी समाज है किस प्रकार की जीवन शैली के साथ में जीना पसंद करता था। तो जैसा कि ये विदित है और ये तथ्य उभर करके आते हैं कि उस समय का जो जनजातीय जो समाज था, वो भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में वो फैला हुआ था, लेकिन उसका ज़्यादा संकेंद्रण हम देखें तो बिहार और बंगाल यानी छोटा नागपुर के इलाके में और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में, मध्य भारत में और गुजरात और बम्बई के आसपास के क्षेत्रों में इन विभिन्न प्रकार के आदिवासी और जनजातीय समुदायों का निवास स्थान था। कुछ जनजातीय समुदाय है वो तमिलनाडु यानी मद्रास प्रेसिडेंसी के इर्द गिर्द के इलाके में व्याप्त थे। तो ये जितने भी जो जनजातीय समुदाय थे, वो जल, जंगल और ज़मीन के साथ में अपना तादात्म्य है वो प्रकृति प्रदत्त मानते थे। अर्थात उनको ऐसा लगता था कि जल, जंगल और ज़मीन के साथ है उनका जो गहरा जुड़ाव है, उससे उनके संबंध को कोई विच्छेद है वो नहीं कर सकता। और ये जनजातीय आदिवासी समुदाय थे जिनकी कुछ अपनी विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली थी, विशिष्ट प्रकार की परंपराएं थी, विशिष्ट प्रकार के उनके रीति रिवाज थे और उनकी प्रकृति के तत्वों में ही देवत्व का आरोपण करके वो उनकी पूजा करते थे। जनजातीय समुदाय अपने खास कबीलाई पद्धति के आधार पर एक संगठित व्यवस्था के रूप में थे और उस कबीले में किसी सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति को वो अपने कबीले के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर देते थे। उस समय का जो भी आदिवासी और जनजातीय समुदाय था, वो बाहरी दुनिया के लोगों से एक प्रकार से कम संपर्क रखने के पक्षधर था। उनकी अपनी एक विशेष प्रकार की आर्थिक जीवन पद्धति थी। वो उनके जीविकोपार्जन के साधनों में वनों से जो विभिन्न प्रकार की उपज वो इकट्ठी करते थे, उनको इस काम में किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी। भारत के जो परंपरागत जो शासक थे, क्षेत्रीय शक्ति थी, उन्होंने भी कभी भी जनजातियों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने का कोई प्रयास नहीं किया। वनों के साथ जो उनको प्रकृति प्रदत्त उनकी तरफ से जो अधिकार मिले हुए थे, उन अधिकारों को कभी भी सीमित करने का प्रयास है ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले के पूर्ववर्ती शासकों ने नहीं किया। तो जितने भी जनजातीय समुदाय थे और आदिवासी समुदाय था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव क्षेत्र में आने से पहले उनका एक प्रकार से स्वच्छंद जीवन शैली के वो जीते थे। उनके अपने विशिष्ट लोकाचार थे, अपनी विशिष्ट परंपराएं थी और वो कबीलाई जीवन पद्धति के आधार पर वो अपना जीवन यापन करते थे और बाहरी दुनिया के लोगों को वो एक प्रकार से दिकू मानते थे, यानी जो गैर आदिवासी लोगों को वो अक्सर दिकू शब्द से संबोधित किया करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश औपनिवेशिक ढांचे ने भारत में प्रत्यक्ष शासन की परंपरा शुरू की और भारत के संसाधनों को ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए लगाना प्रारंभ किया, उस निमित्त भारत के संसाधनों का भारत की भूमि से बाहर है वो निरंतर निकास होने लगा।
तो उसके प्रभाव से जो मैदानी क्षेत्रों से धीरे धीरे इन्होंने अपनी परिधि और अपनी सीमाओं का विस्तार है वो आदिवासियों के इलाकों में भी किया। आदिवासी जो जंगल में रहते थे, जो पहाड़ी इलाकों में रहते थे, उन इलाकों में रहने वाले आदिवासी और जनजातीय समुदाय से भी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी सरकार और ब्रिटिश हुकूमत ने लगान की मांग की, उन पर बेगार कर लगाया। उनकी जो वनों से जो वो उपज इकट्ठा करते थे, वनों से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का संग्रहण करके जो बेचा करते थे, उन पर भी इस ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी हिस्सेदारी की मांग की। न केवल हिस्सेदारी की मांग की, अपितु विभिन्न प्रकार के वन कानून बना करके वनों पर जो आदिवासी और जनजातीय समुदाय का जो बेरोक टोक उपयोग करने का जो अधिकार था, वनों को वो अपने एक प्रकार से देवता का निवास स्थान मानते थे। जिन पहाड़ियों और जिन नदियों को वो पूजते थे, उन पहाड़ी, नदी और जंगलों को एक प्रकार से पण्य वस्तु के रूप में तब्दील कर दिया ब्रिटिश हुकूमत ने। ब्रिटिश हुकूमत ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसको इस देश के साथ, इस देश के निवासियों के साथ किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति है वो नहीं थी। और उनकी जो केवल एक प्राइम उद्देश्य था, वो उनका एक प्रधान उद्देश्य था कि भारत से ज़्यादा जिस भी संभव स्रोत से हो धन की वसूली की जाए, ताकि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को वो ऊर्जा, वो ऑक्सीजन प्रदान की जा सके, जिसके आधार पर ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो, ब्रिटेन की समृद्धि हो और ब्रिटेन का पूरी दुनिया में गौरवशाली वर्चस्व है वो स्थापित हो। पूरे के पूरी ब्रिटिश हुकूमत का भारत में अंग्रेजी सरकार का यही उद्देश्य था। और इससे आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय है भला ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के दुष्चक्र से कैसे बच सकता था। तो हम इसी संदर्भ में देखने जा रहे हैं जनजातीय और आदिवासियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग इलाकों में अलग अलग काल अवधि में जो विरोध किया गया, जो बगावत की गई और जो जन विद्रोह के रूप में उभर करके आई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, उसी को आज के हम इस व्याख्यान में पूरे विस्तार से समझने के लिए जा रहे हैं। उसका अध्ययन करने का हमारा एक प्रयास है। तो ज़्यादातर अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनजातीय, जिन्हें हम आदिवासी विद्रोह कह रहे हैं, उन विद्रोह के आखिरकार कारण क्या थे। जैसा कि मैंने कहा कि अगर इनके कारणों की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है कि जनजातियों का अपनी जंगल, अपनी ज़मीन पर वो एक उनका स्वच्छंद अधिकार था। उनके इलाकों में कभी भी किसी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आने से पहले किसी भी भारतीय राजा ने, किसी भी भारतीय शक्ति ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वो आदिवासी है, वो अपनी जीवन शैली, अपने लोकाचारों के साथ अपना जीवन यापन है वो निर्बाध रूप से करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के चलते आदिवासियों के जो खूंट कट्टी का जो अधिकार था, खूंट कट्टी का अधिकार का तात्पर्य ये था कि उनकी भूमि पर जो सामूहिक स्वामित्व की जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। यानी ब्रिटिश हुकूमत ने आदिवासियों की खूंट कट्टी के अधिकारों को प्रतिबंधित किया। यहाँ पर खूंट कट्टी अधिकार का मतलब जमीन पर एक सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा से संबंधित है। जमीन किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं होती थी कबीले में, अपितु पूरे कबीले और पूरे आदिवासी समुदाय की वो एक सामूहिक जमीन मानी जाती थी, जिसमें सभी लोग बराबर से श्रम करते थे और श्रम के अनुसार है उनको जितना उनके जीव को उपार्जन के लिए आवश्यक होता था उतने उत्पाद का उनमें बंटवारा कर दिया जाता था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने, जैसा कि हमने पढ़ा कि अपनी भू राजस्व की नीतियों के चलते उसने ज़मीन को एक निजी मिल्कियत के रूप में तब्दील कर दिया। ज़मीन को उसने एक कमोडिटी बना दिया। ज़मीन को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता था। तो उन्होंने जब मैदानी भागों से ब्रिटिश हुकूमत ने आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश किया, तो उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के परंपरागत जमीनी अधिकार, खूंट कट्टी के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया और ज़मीन को एक निजी मिल्कियत, एक निजी संपत्ति है वो बना करके रख दिया। तो खूंट कट्टी के अधिकार को जब प्रतिबंधित किया तो इससे आदिवासी समाज की जो परंपरागत जीवन शैली है, परंपरागत जो सामुदायिकता की जो भावना है वो समाप्त हो गई। और इसके कारण से आदिवासी समुदाय है जो ब्रिटिश हुकूमत है उससे उसने अपनी नाराज़गी प्रकट की और ये नाराज़गी विभिन्न प्रकार के आदिवासियों के द्वारा किए गए विद्रोह में प्रकट है वो होती है। तो जब मैं इस आदिवासी समुदाय के या जनजातीय विद्रोह के कारणों की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले जो कारण नज़र आता है वो कारण आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित था ब्रिटिश हुकूमत के, और उसमें खूंट कट्टी के अधिकारों को इनके द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया।
दूसरा जो कारण नज़र में आता है, क्योंकि जो ब्रिटिश हुकूमत का था वो ज़्यादा उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन की वसूली की जाए, लगान के रूप में, मालगुजारी के रूप में, या जिस किसी भी संभव स्रोत से हो, वो किसी भी इलाके से हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन चाहिए था। तो जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश हुकूमत का संरक्षण पा करके एक शोषक समूह है वो जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है। वो शोषक समूह थे जमींदार, महाजन और ठेकेदार। जमींदार, महाजन और ठेकेदार का जो ये त्रयी समूह है वो जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासियों के रहवास वाले इलाकों में प्रवेश कर जाता है, और इसने विभिन्न प्रकार के जो ब्रिटिश हुकूमत से संरक्षण पा करके वे आदिवासियों के परंपरागत जीवन शैली से उनको छिन्न विछिन्न कर देते हैं, उनकी ज़मीन पर टैक्स लगा देते हैं, उन आदिवासियों से बेगार करवाते हैं। आदिवासी जो वनों से विभिन्न प्रकार की उपजों का संग्रहण करते थे और उसका निर्बाध रूप से वो अपने लिए उपयोग करते थे, उन जंगल में जो उत्पादों का संग्रहण जो आदिवासियों के द्वारा किया गया था उस पर भी इन जमींदार, महाजन और ठेकेदारों के द्वारा अपनी हिस्सेदारी चाहिए गई, और जमींदार, महाजन और ठेकेदार की ये हिस्सेदारी अंततः ब्रिटिश हुकूमत को जाती थी, और ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ये धन भारत से बाहर इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। तो जनजातीय क्षेत्रों में शोषक समूह का जो प्रवेश हुआ, शोषक समूह को जनजातीय समाज के लोगों ने, आदिवासी समुदाय ने दिकू के नाम से संबोधित किया, और इनकी जो सबसे बड़ी जो शत्रुता थी, सबसे बड़ी जो इनकी घृणा प्रकट हुई विद्रोह में, वो इसी शोषक समूह के खिलाफ हुई। ये जमींदार, महाजन और ठेकेदार थे जिन्होंने भोले वाले आदिवासियों को, जनजातीय समुदाय को आसान ऋण शर्तों पर ऋण दे करके, उनसे उनके कागजातों पर अंगूठे लगवा करके बाद में उनसे भारी भरकम ब्याज की राशि वसूल की, और आदिवासियों के लिए वो भारी भरकम ब्याज के रूप में वो राशि चुकाना संभव नहीं था। बाद में उनको उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई गई, उनकी ज़मीनों को हड़प लिया गया, उनकी जीवन शैली पर आघात किया गया। तो इसके कारण से जनजातीय क्षेत्रों में एक प्रकार का असंतोष और एक क्षोभ का वातावरण है वो चारों तरफ व्याप्त हो गया, जिसकी अभिव्यक्ति बाद में उन्होंने अपने जन विद्रोह के रूप में प्रकट की। तीसरी जो जनजातीय विद्रोह के जो कारणों में नजर आती है वो है बैठ बेगारी। जब ये शोषक समूह जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है तो बैठ बेगारी का तात्पर्य ये है कि जनजातीय समुदाय या आदिवासी समुदाय के लोगों से बगैर मजदूरी के, बगैर श्रम का पैसा दिए हुए उनसे उल्टे सीधे करार करवा करके बिना मजदूरी के अपने लिए काम करवाना। अपने लिए काम कौन करवाता था? ये ब्रिटिश हुकूमत का संरक्षण प्राप्त शोषक समूह है, वो बैठ बेगारी करवाता था। और बैठ बेगारी करने के बाद में भी जब आदिवासी समुदाय के लोगों का 2 वक्त का रोटी नहीं मिलती थी तो उनमें इसके कारण से इस शोषक समूह के खिलाफ उनका हृदय में बहुत ज़्यादा घृणा है वो व्याप्त हो गई। चौथी जो कारण है था वो था अनुबंधित श्रमिकों की समस्या। ये शोषक समूह है और ब्रिटिश जो आर्थिक जैसे कि तंत्र है उन्होंने इन आदिवासी और जनजातीय समुदाय से अलग अलग मुद्दों पर कई बार कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में काम करवाया, लेकिन उन्होंने जितनी अनुबंधित जो कंडीशंस थी उसके पार जाकर के उनसे ज़्यादा समय तक काम करवाया और उनको उस अनुपात में मजदूरी नहीं दी जिस अनुपात में देने का उनसे वादा किया गया था। तो ये अनुबंधित श्रमिकों की समस्या ने भी जनजातीय समुदाय में एक रोष उत्पन्न करने का कार्य किया। इसके अलावा ब्रिटिश औपनिवेशिक ढांचे ने, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने जनजातियों की जीवन पद्धति में हस्तक्षेप किया। जीवन पद्धति में हस्तक्षेप का सबसे बड़ा उदाहरण कि पूर्वी भारत में जो जनजातीय जो समुदाय था 1822 ईस्वी में जो चावल से जो शराब बनाते थे और चावल से शराब बना करके वो उसका उपभोग करते थे, उस पर इस ब्रिटिश हुकूमत ने, औपनिवेशिक हुकूमत ने उस चावल से बनाए गए शराब पर उत्पाद शुल्क लगा दिया। ये उनके एक प्रकार से जनजातीय जीवन पद्धति में हस्तक्षेप था। इसके अलावा झूम कृषि पर प्रतिबंध 1867 ईस्वी में जनजातीय और आदिवासी समुदाय पर आरोपित कर दिया गया। झूम कृषि जनजातियों की खेती करने का एक विशिष्ट तरीका होता है। झूम खेती का तात्पर्य, झूम खेती को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। यानी झूम कृषि को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय है, 2-4 साल है वो किसी जो जंगल की ज़मीन है, जंगल की ज़मीन के पेड़ को काट करके उसको एक मैदानी ज़मीन के रूप में परिवर्तित करते थे, फिर उस पर खेती करते थे। 2-4 साल उस पर खेती करने के बाद में जब उनको लगता था
कि इसको कुछ सालों के लिए इसको खाली छोड़ना चाहिए, तो फिर वो ऐसे ही किसी दूसरे जंगल के इलाके को अपनी खेती के लिए तैयार करते थे, पेड़ों को काट करके। तो झूम खेती का तात्पर्य यह है कि अपनी चॉइस के अनुसार स्थान बदल बदल कर खेती करने की प्रथा। लेकिन औपनिवेशिक ढांचे ने आदिवासियों और जनजातियों की खेती करने के इस विशिष्ट पद्धति पर अर्थात झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया, और उन्होंने कहा कि जहां पर आप खेती कर रहे हैं वहीं पर आपको खेती करनी होगी, आप जगह जगह बदल करके खेती नहीं कर सकते। ब्रिटिश हुकूमत ने इसलिए किया क्योंकि जनजातीय लोग जब एक जगह खेती करेंगे तो दूसरे इलाके की जमीन है वो किसी और को आवंटित की जाएगी या किसी और को नीलाम कर दी जाएगी, या अनुपस्थित जमींदार के माध्यम से वहां से ज़्यादा लगान की वसूली है वो की जा सकेगी। तो इस प्रकार झूम कृषि पर जब प्रतिबंधित लगाया गया तो जनजातीय समुदाय ने इसे अपनी परंपरा, अपने जीवन मूल्यों में एक हस्तक्षेप के रूप में देखा, और वो किसी भी ऐसे शोषक समूह को, ऐसे औपनिवेशिक शोषणकारी ढांचे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। पांचवा कारण जो जनजातीय विद्रोह के पीछे जो दिखाई देता है वो था कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में जाकर के तेजी से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है वो किया गया, और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से बहुत सारे आदिवासी और जनजातीय लोगों ने अपने परंपरागत मान्यताएं और मूल्यों को त्यागा भी। लेकिन जनजातीय समुदाय जो अपनी परंपरागत लोकोचार के साथ अपने जो जल जंगल जमीन से जुड़े हुए धार्मिक भावनाओं के साथ जो रहता था, उसमें जब उनके इलाकों में जब उनकी संस्कृति पर अतिक्रमण हुआ, उनके रीति रिवाज और परंपराओं पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा जब हस्तक्षेप किया गया, तो उनको लगा कि जब तक हम इन भारी लोगों से छुटकारा नहीं पा लेते तब तक हमारे जो परंपरागत जीवन मूल्य है उन पर खतरा है वो लगातार बना रहेगा। तो ये इस जनजातीय और आदिवासी विद्रोह के अहम कारण हैं वो नजर आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जनजातीय विद्रोह का स्वरूप क्या था। जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए या आदिवासी विद्रोह हुए, ब्रिटिश हुकूमत की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ, स्थानीय शोषक वर्ग के खिलाफ, जो कि ब्रिटिश हुकूमत का ही संरक्षण पाए हुए था। तो अगर हम उसके नेचर को समझे, उसकी प्रकृति को समझे, तो इन विद्रोह में जो एक कुछ कॉमन बातें हैं वो उभर कर हमारे सामने आती हैं। वो है कि इन्होंने जनजातीय और आदिवासी समुदाय ने मात्र शोषक वर्ग का विरोध किया। जब कभी उनका तीव्र विरोध हुआ, उन्होंने हथियार उठाए और हिंसा और हत्याएं की, तो उनका निशाना मात्र शोषक वर्ग बना। शोषक वर्गों में भी जमींदार, साहूकार, महाजन और ठेकेदार जो लगान वसूली के एक प्रकार से बिचौलिए की भूमिका में थे, या ब्रिटिश प्रतिष्ठान, ब्रिटिश संस्थान, ब्रिटिश अधिकारी जो कि जनजातीय समाज की दायरे में, जनजातीय समाज के क्षेत्र में जाकर के उनकी परंपरा, उनकी रीति रिवाजों और परंपरागत जीवन मूल्यों में जो हस्तक्षेप कर रहे थे, और जनजातीय समुदाय को ये लगता था कि यही हमारा शोषक वर्ग है। उन्होंने सिर्फ उसी शोषक वर्ग को टारगेट किया। अन्य निचली जाति के लोगों को जो कि जनजातीय समुदाय और आदिवासी समुदाय के लिए उपयोगी थे, जैसे कि धोबी है, बढ़ई है, लुहार है, मोची है, सुनार, इन्होंने कभी भी जब विरोध आंदोलन किया या विद्रोह किया या इनकी तरफ से कोई आंदोलन खड़ा किया गया, तो उन्होंने निचली जाति के लोगों को जो कि उनकी जाति से भी संबंध नहीं थे उनको कभी टारगेट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ टारगेट उनको किया जो उनका शोषण करने वाले थे, उनकी ही हत्या की, उनके ही घरों को जलाया। ब्रिटिश हुकूमत के बहुत सारे ऑफिस और कार्यालयों को उन्होंने, जब उनका जो आक्रोश है बहुत परवान चढ़ गया, तब उन्होंने जाकर के उनको टारगेट किया। लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसे समूह को, ऐसे वर्गों को टारगेट नहीं किया जो उनका शोषण नहीं करते थे, या उनके, बल्कि वो लोग तो उनके जीवन को सुधारने में एक सहायक की भूमिका में बने हुए थे। अगर हम इसके विद्रोह के स्वरूप के अगर दूसरे लक्षण की बात करें, तो जितने भी आदिवासी और जनजातीय समुदाय के जो विद्रोह हुए वो वर्गीय आधार पर संगठित न हो करके केवल वो जातीय आधार पर संगठित थे। जब हम थोड़ा सा आगे चल करके जब बात करेंगे, जैसे कि कोल आदिवासियों का विद्रोह, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह, संथालों का विद्रोह, रंपाओं का विद्रोह, चेरों का विद्रोह, तो होना तो ये चाहिए था कि सभी आदिवासियों को अगर वो वर्ग के आधार पर एकजुट होते तो उनके विद्रोह का कुछ सार्थक परिणाम भी निकलता और शायद वो ब्रिटिश हुकूमत को ज़्यादा सशक्त चुनौती पेश कर पाते। लेकिन वो वर्गीय आधार पर संगठित नहीं होकर के सिर्फ अपने आदिवासी कबीले के आधार पर उन्होंने अपने आप को इन शोषणकारी समूहों के खिलाफ संगठित किया और उसी के अनुरूप उन्होंने जन विद्रोह किया। उन ब्रिटिश सत्ता को और शोषणकारी तत्वों को उन्होंने चुनौती है वो पेश
की, अर्थात उन्होंने जातीय आधार पर ही सिर्फ अपना संगठन किया, जातीय आधार पर ही उनके विभिन्न प्रकार के जन विद्रोह है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनके अगर विद्रोह के स्वरूप के अगर हम तीसरे बिंदु की बात करें तो वो थी कि इन आदिवासी समुदायों में और जनजातीय समुदाय है उनकी वन अधिकारों के प्रति बहुत जबरदस्त जागरूकता थी। वनों में वो अपने एक प्रकार से उन्होंने देवत्व का आरोपण कर दिया था। जल जंगल और जमीन के साथ उनका तादात्म्य में जुड़ा हुआ था। वो पहाड़ों में, नदियों में, जंगलों के विभिन्न प्रकार के पेड़ों में अपनी अलौकिक शक्ति है उसका निवास स्थान मानते थे। तो वो प्रकृति संरक्षण के बहुत बड़े प्रबल पैरोकार थे। अगर वो किसी इलाके में पेड़ भी काटते थे तो उसके स्थान पर दूसरा वृक्षारोपण कर दिया करते थे। तो वन अधिकारों के प्रति उनकी जागरूकता थी और उनको लगता था कि जब आदिवासी और जनजातियों की पहचान ही जंगल है तो इनके जंगल के अधिकारों से इनको नहीं छीना जाना चाहिए और सबसे ज़्यादा प्राथमिक अधिकार है वो आदिवासी और जनजातियों का है इन वनों की संपदा को उपयोग करने के बारे में। तो वन अधिकारों के प्रति उनमें जबरदस्त जागरूकता है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ आदिवासी समुदायों में विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक अंधविश्वास प्रचलित थे और कुछ आदिवासी समुदायों में जो मद्यपान की प्रथा है बहुत तेजी से प्रचलित हो गई थी। मद्यपान का तात्पर्य शराब पीने की लत लग गई थी जिसके कारण से वो शारीरिक शक्ति में दुर्बल हो गए थे। तो इन जब जन विद्रोह हुए तो कुछ जन विद्रोह में आदिवासी समुदायों ने अपने अपनी जाति के लोगों को इन विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से दूर करने के लिए भी एक प्रकार से सामाजिक सुधार की वह पहल है इन जन विद्रोह के माध्यम से की। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार की आवश्यकता भी इन जन विद्रोह के माध्यम से महसूस की गई। तो जब हम जन विद्रोह के स्वरूप की बात करते हैं तो इन्होंने मात्र शोषक वर्ग का विरोध किया, वर्गीय आधार पर संगठित नहीं करके केवल जातीय आधार पर स्वयं को संगठित किया। वन अधिकारों के प्रति इनकी जबरदस्त जागरूकता थी और सामाजिक और धार्मिक सुधार की भी आवश्यकता है वो उसके तत्व भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि 1757 से 1857 ईस्वी के दौरान कौन कौन से विद्रोह हुए। इन विद्रोह प्रमुख विद्रोह के ऊपर मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप सभी के लिए ये एक संदेश छोड़ना चाहता हूं कि हमें इन विद्रोह को इतना डिटेल में जाकर के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतने सारे जनजातीय विद्रोह हुए क्योंकि भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार के जनजातीय समुदाय और आदिवासी समुदाय विद्यमान थे और जनजातीय समुदाय और आदिवासी समुदाय जो किसी विशेष क्षेत्र में रहता था उस विशेष क्षेत्र में जब उसको विशेष प्रकार का शोषण किया गया, विशेष प्रकार की उनको असंतोष प्रदान करने वाली मांगे थी, उनके खिलाफ ही उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। तो लगातार किसी न किसी साल में किसी न किसी दशक में ये जनजाति और आदिवासी विद्रोह है वो देखने को मिले। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सामान्य समझ बनाने के लिए हम सिर्फ कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए उनका एक साधारण सा इंट्रोडक्शन है वो परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से हमारे लिए जानना आवश्यक है। हमें इसके बारे में डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है कि हम एक ही विद्रोह पर लगातार हम कोई 20, 25, 30 पेज का कोई मैटर पढ़ें। तो आज हम संक्षेप में सभी जनजातीय विद्रोह जो हुए 1757 से 1857 के दौरान उनके बारे में हम अपनी एक नज़र है वो दौड़ा लेते हैं। तो 1757 से 1857 के दौरान हुए विद्रोह में सबसे पहले हम बात करते हैं चोर विद्रोह। ये चोर जो जनजातीय समुदाय था, आदिवासी समुदाय था, जिसने मिदनापुर और बंगाल में ये समुदाय विद्यमान था और 1766 से 72, 1795 से 1816 ईस्वी में राजस्व मांग का जब ऊंचा स्तर था और आर्थिक संकट के कारण से यह विद्रोह हुआ, अर्थात उस इलाके के आदिवासी समुदाय से जब ज़्यादा भू राजस्व की मांग की गई, ज़्यादा उनसे लगान की वसूली की मांग की गई, तो वहाँ के लोगों ने उस पर से मिलकर के ये विद्रोह है वो किया। तो जब भी चोर विद्रोह की बात आए तो 1766 से 72, 1795 से 1816 ईस्वी में राजस्व मांग के ऊंचे स्तर और आर्थिक कष्ट के कारण से ये विद्रोह हुआ। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह ये कहाँ हुआ था? ये संथाल परगना, ज़्यादातर जो जनजातीय जो समुदाय है वो छोटा नागपुर के पठार और उसके इर्द गिर्द बंगाल और बिहार और उड़ीसा की सीमा पर ही ज़्यादातर जनजातीय समुदायों का संकेंद्रण था। और मध्य भारत में भी जैसे गोंड है, भील है, जैसे आदिवासी समुदाय है वो अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तटवर्ती आंध्र प्रदेश में जैसे कि रंपा, कोया और मुंडा जैसी जनजातियाँ हैं वो हमने को देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो पहाड़िया विद्रोह हुआ वो 1772 से 1780 ईस्वी में हुआ।
संथाल परगना में हुआ था और ये अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। संथाल परगना की अगर हम बात करें तो आज के झारखंड राज्य में ये जो परगना है वो पड़ता है। इसमें अगर हम पहाड़िया विद्रोह की बात करें तो इसमें महेशपुर राज्य की रानी सर्वेश्वरी ने कंपनी के शासन के खिलाफ, जो उसकी ज़्यादा भू राजस्व की मांग की गई थी, जो ज़्यादा पैसे की मांग कर रहे थे और जिसकी आर्थिक शोषण के जो घटनाक्रम है वो बढ़ गई थी, उनके खिलाफ महेशपुर राज्य की रानी सर्वेश्वरी ने कंपनी शासन के खिलाफ विरोध किया। अंग्रेजों ने क्या किया कि इस पहाड़िया विद्रोह को कुचलने के लिए उनके खिलाफ जितने भी उनकी भूमि को 1824 ईस्वी में दामिन ए कोहो में परिवर्तित कर दिया। इसके साथ ही मैं एक और बात आप लोगों के साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अंग्रेजों ने जितने भी आदिवासी विद्रोह है, जनजातीय समुदाय ने जो भी ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता को चुनौती देते हुए जो विद्रोह किए, उनका बड़ी बर्बरता के साथ, पाशविकता के साथ और इंसानियत की सारी सीमाएं तार तार करते हुए उन आदिवासी समुदाय पर, जनजातीय समुदाय पर जुल्म ढाए और इसमें हजारों की संख्या में आदिवासी है उनका कत्लेआम कर दिया। और जब उनको लगा कि किसी इलाके में स्थिति आसानी से नियंत्रण में नहीं आनी है, तो उन्होंने ज़्यादातर इलाके में जहां पर ब्रिटिश सत्ता को इन आदिवासी समुदायों के द्वारा एक सशक्त चुनौती पेश की गई, तो उन्होंने उस संबंधित क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन एरिया के रूप में घोषित कर दिया। नॉन रेगुलेशन एरिया का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उस संबंधित क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के जो कानून है, जो न्यायिक व्यवस्था है, भू राजस्व की नीति है, जो प्रशासनिक ढांचा, जो सामान्य ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्रों में लागू था, वो इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर निरंकुश तरीके से इन आदिवासी है और जनजातियों का दमन किया जाएगा और इन पर कठोरता पूर्वक है वो शासन किया जाएगा। तो जब भी बात आए कि नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित कर दिया, तो नॉन रेगुलेशन एरिया का मतलब वहाँ पर कानून का शासन नहीं होगा, वहाँ पर निरंकुशतापूर्ण तरीके से अलग नियम कायदों के आधार पर शासन चलाया जाएगा, शक्ति के बल पर वहाँ के विद्रोह को दबाया जाएगा, किसी के साथ कोई नरमी, कोई लचीला व्यवहार है वो प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। तो ऐसा ही पहाड़िया विद्रोह के समय में देखने को मिला, जब पहाड़िया विद्रोह को कुचलने के लिए उनकी भूमि को 1824 ईस्वी में दामिन ए कोह में परिवर्तित कर दिया। जनजाति और आदिवासी समुदाय से संबंधित जब भी अपन विद्रोह की बात करें तो एग्जाम में अक्सर दामिन ए कोह का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। दामिन ए कोह को में परिवर्तित कर दिया जब पहाड़िया इलाके को, यानी संथाल परगना में जो पहाड़िया जनजाति ने जो विद्रोह किया था रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में, और जब उस पहाड़िया विद्रोह को कुचलने के लिए उनकी पहाड़िया जनजाति के लोगों की भूमि को 1824 ईस्वी में दामिन ए कोह में परिवर्तित कर दिया। दामिन ए कोहे का मतलब है उसको सरकारी संपत्ति बना देना, अर्थात उनकी जमीन को सरकारी जमीन के रूप में तब्दील कर दिया। तो ये था पहाड़िया विद्रोह। 1772 से 1780 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ। तीसरे विद्रोह की हम बात कर लेते हैं, एक है तमाड़ का विद्रोह। ये 1782 ईस्वी से प्रारंभ होता है और विभिन्न रूपों में समय समय पर ये जारी रहता हुआ 1820 ईस्वी तक इस विद्रोह के चिन्ह है वो देखने को मिलते हैं। तमाड़ विद्रोह का जिन प्रमुख नेताओं ने, जिन व्यक्तियों ने इसको नेतृत्व प्रदान किया, उनमें भोलानाथ सिंह है, दुख मानकी है, रुद्र एवं कोंता के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ, तमाड़ विद्रोह। इसके अलावा चौथे विद्रोह की अब हम बात करते हैं, तिलक मांझी का विद्रोह। तिलक मांझी का विद्रोह है ये 1783 ईस्वी में हुआ। यह भी संथाल परगना में जो मांझी जनजाति जो समुदाय था, उन लोगों की ब्रिटिश हुकूमत के साथ में कुछ आर्थिक शिकायतें थी, उनके कारण से यह विद्रोह हुआ था। यानी संथाल परगना में भागलपुर में तिलक मांझी के द्वारा एक विद्रोह का नेतृत्व किया गया, जिसको उनके नाम पर तिलक मांझी विद्रोह कहा जाता है, और यह विद्रोह हुआ था 1783 ईस्वी में। इसके बाद में अगर हम पांचवें विद्रोह की बात करें तो पलामू क्षेत्र का जनजातीय विद्रोह ये 1790 ईस्वी में हुआ। ये पलामू भी आज के झारखंड राज्य में ही पड़ता है। इसके अलावा छठे की बात करें तो खानदेश के भीलों का 1812 से 1819 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ। वो भी ब्रिटिश हुकूमत की आर्थिक नीतियों के कारण से, शोषणकारी नीतियों के कारण से, अत्यधिक भू राजस्व की मांगों के कारण से, उनके इलाकों में शोषणकारी समूहों के प्रवेश के कारण से इन भीलों के द्वारा 1812 और 1819 ईस्वी के बीच में एक जन विद्रोह है वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किया गया।
खानदेश, हम कहें कि ये मध्य भारत और दक्कन के इलाके में ये इन भीलों ने अपना जो आक्रोश है वो प्रकट किया था। सातवें विद्रोह की अगर हम बात करें तो वो था चेर विद्रोह। 1817 ईस्वी में ये जनजातीय और आदिवासी प्रतिरोध है वो देखने को मिलता है, और पूर्वी भारत में भूषण सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ। इसके अलावा हम बघेरा विद्रोह की बात कर सकते हैं। 1818 से और 1819 ईस्वी के बीच में बघेरा विद्रोह हुआ। ये बघेरा विद्रोह हम कह सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर जो बघेरा जो आदिवासी समुदाय था उसको जब गायकवाड़ शासकों के द्वारा अधिक कर उन पर आरोपित किया गया तो अधिक कर को उन्होंने देने से इनकार कर दिया, और इसके खिलाफ से ये बघेरा विद्रोह है वो खड़ा हुआ था। बघेरा आदिवासियों के द्वारा संचालित ये विद्रोह था, तो उनके नाम पर इसको जाना गया बघेरा विद्रोह, जो कि 1818 से 1819 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा हम नौवें विद्रोह के रूप में बात कर सकते हैं मुंडा विद्रोह, जो कि 1819 ईस्वी में देखने को मिला। मुंडा आदिवासियों के द्वारा इस विद्रोह को किया गया। 10वें विद्रोह की अगर हम बात करें तो होस जनजाति का विद्रोह। होस जनजाति की अगर हम लोकेशन की बात करें तो बंगाल और उड़ीसा की सीमा पर यह होस जनजाति है, उसका निवास स्थान है। 1820 और 22 में शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण से ये विद्रोह हुआ। इसी प्रकार से 11वें विद्रोह के रूप में हम बात करते हैं खासी विद्रोह की। खासी, जैसा कि आप जानते हो कि मणिपुर की जो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास एक्चुअल में क्या हुआ था कि ब्रिटिश हुकूमत ने जयंतिया की पहाड़ियों को कब्जे में ले लिया, और जयंतिया की पहाड़ियों को कब्जे में लेकर के उसमें से वो एक सड़क मार्ग है वो निकालना चाहते थे, और सड़क मार्ग निकालने के लिए उन्होंने खासी जनजाति के लोगों को श्रम पर रख लिया, और बाद में उनसे उन्होंने एक प्रकार से बेगार करवाई। तो इस बेगारी की प्रथा के खिलाफ है खासी जनजाति के लोगों ने नानकू के शासक तीरथ सिंह के नेतृत्व में एक विद्रोह किया, अर्थात जो बैठ बेगारी की जो प्रथा उनसे करवाई जा रही थी, उस प्रकार का श्रम है वो बंधुआ मजदूर के रूप में उनसे लिया जा रहा था, उसका खासी लोगों के द्वारा विरोध किया गया। तो खासी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया नानकू के शासक तीरथ सिंह के द्वारा। अब हम 12वें विद्रोह की बात कर लेते हैं, कोल विद्रोह। 1831 से और 1832 ईस्वी में ये कोल विद्रोह हुआ। ये भी छोटा नागपुर का क्षेत्र में हुआ। छोटा नागपुर आज के संथाल राज्य में ही पड़ता है, आज के झारखंड राज्य में ही पड़ता है। विद्रोह का मूल कारण की अगर हम बात करें तो ये था कि कोलों के जो मुखिया थे उनसे भूमि छीन करके मुसलमान कृषक और सिखों को आवंटित की जा रही थी। तो जब कोल आदिवासियों ने देखा कि उनके जो मुखियाओं से ज़मीनें छीन करके किसी बाहर के लोगों को वो ज़मीन है वो बेची जा रही है, तो कोल आदिवासियों में इसके खिलाफ एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई, और कोलों ने अपने मुखियाओं की ज़मीन छीनने के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए एक विद्रोह किया, जो कि कोल विद्रोह के रूप में जाना जाता है 1831 से 32 ईस्वी में। इस कोल विद्रोह का नेतृत्व किया सुरगा और सिंगराय ने। सुरगा और सिंगराय ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, और इस विद्रोह में बहुत ज़्यादा तीव्रता भी देखी गई, और इस कोल विद्रोह के दौरान लूटपाट है, हत्याएं, आगजनी की घटनाएं हुई। तब ब्रिटिश हुकूमत ने जाकर के इस छोटा नागपुर के क्षेत्र में, जो कि कोल आदिवासियों का इलाका था, उसमें 1833 ईस्वी के रेगुलेशन के द्वारा 1833 ईस्वी के रेगुलेशन के द्वारा उसको नॉन रेगुलेशन एरिया है वो घोषित है वो कर दिया, और कोलों के निवास स्थान वाले क्षेत्र को उन्होंने कोल्हान नाम का एक नया परगना, एक नया है वो जिला है वो गठित कर दिया। अब उन्होंने बर्बरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया। इसके अलावा हम 13वें विद्रोह की बात करते हैं तो बुद्धो भगत सिंह का विद्रोह हुआ। 1832 ईस्वी में बुद्धो भगत सिंह एक प्रसिद्ध आदिवासी धार्मिक नेता थे, जिन्होंने भगत जाति के लोगों के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत और आर्थिक शोषणकारी शोषक समूहों को के खिलाफ है वो आवाज़ उठाई अपने हकों के लिए। 14वें विद्रोह की अगर हम बात करें तो गोंड आदिवासी का विद्रोह। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये गोंड आदिवासी है ये मध्य भारत में एक बहुत बड़ा एक जनजातीय समुदाय है जो वहाँ पर रहता है। तो गोंड आदिवासियों ने 1833 ईस्वी में ये विद्रोह किया। इसमें इस विद्रोह का नेतृत्व है वो संबलपुर राज्य की रानी मोहन कुमारी के द्वारा, जो ऊंची जाति है, जो आदिवासी समुदाय के साथ जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती थी, आदिवासी समुदाय को और जनजातीय समुदाय को दोयम दर्जे का नागरिक मानती थी। तो इस आदिवासी समुदाय को एक समानता का अधिकार दिलाने के लिए रानी मोहन के नेतृत्व में गोंड आदिवासियों ने विद्रोह किया 1833 ईस्वी में। इस विद्रोह को सुरेंद्र साई ने भी प्रोत्साहन दिया और साथ ही बलभद्र दाऊ ने भी इसमें भूमिका अदा की। और ये सुरेंद्र साई थे जिन्होंने 1857 ईस्वी में
इस संबलपुर के इलाके में 1857 में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। बाद में इस सुरेंद्र शाही को 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के लिए, विद्रोहियों को उकसाने के लिए बाद में उनको फांसी लगा दिया गया। तो ये था गोंड आदिवासी विद्रोह। अब हम बात कर लेते हैं कि 15वां विद्रोह है भूमिज विद्रोह। 1833-34 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ। गंगा नारायण सिंह और विंद राय मानकी के नेतृत्व में यह विद्रोह होता है। अंग्रेजी शोषणकारी व्यवस्था और जमींदारी शोषण के मूल कारण थे, जैसा कि सभी आदिवासी विद्रोह के ही ये कारण थे। यह आंदोलन एक प्रकार से कोल विद्रोह का ही विस्तार था। जो 1831-32 ईस्वी में जो कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर के क्षेत्र में, उसी का एक विस्तार था ये भूमिज विद्रोह। 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 13 के तहत शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए गए, अर्थात जिस इलाके में ये भूमिज विद्रोह हुआ था और जो जनजातीय समुदाय का इलाका था उसको नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित करके उस पर एक भिन्न प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था, एक भिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणाली है वो लागू की गई। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 16वें विद्रोह के रूप में खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह है 1837 से 1856 ईस्वी तक चला और इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसाई ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया। बाद में राधा कृष्ण दंडसेन ने भी इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तो खोंड आदिवासियों का ये विद्रोह था जिसका प्रारंभ में नेतृत्व किया चक्र बिसाई ने और बाद में राधा कृष्ण दंडसेन ने उनको नेतृत्व प्रदान किया। अगर हम 17वें विद्रोह की बात करें तो कोलियों का विद्रोह 1839 से और 1850 ईस्वी में। कोली है वो कच्छ की सीमा से लेकर के पश्चिमी घाट तक इस विद्रोह का असर और प्रभाव है वो महसूस किया गया। इसके नेतृत्व में बहुत सारे प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा। उसमें बाहू सरे है, चिमनाजी जादव है, नाना दरबार है, रघु भंगरिया है और बापू भंगरिया ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। कोल आदिवासियों के द्वारा ये विद्रोह किया था। जितने भी आदिवासी विद्रोह है वो ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण और शोषक जो वर्ग था उसकी ज़्यादा भू राजस्व की मांग के कारण, बैठ बेगारी की प्रथा के कारण, बंधुआ मजदूरी के कारण से और जनजातीय लोगों की जीवन पद्धति में हस्तक्षेप करने के कारण से ये विद्रोह हुए। लेकिन अलग अलग इलाकों में ये जातीय आधार पर संगठित थे, न कि वर्गीय आधार पर। इसलिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग आदिवासियों के द्वारा अलग अलग समय में ब्रिटिश सत्ता और शोषणकारी समूहों को चुनौती है वो प्रदान की गई। अब हम बात कर लेते हैं 18वें विद्रोह के रूप में चौड़ावरम विद्रोह। जैसे रंपा क्षेत्र का विद्रोह, कोया और कोंडा डोरा पहाड़ी मुखियाओं ने अपने स्वामियों के विरुद्ध है ये विद्रोह किया। 1840, 1845, 1861 और 1862 ईस्वी में समय समय पर जब भी उनका आर्थिक शोषण की प्रक्रिया बढ़ी तो इन आदिवासियों ने ये विद्रोह किए। अब हम बात कर लेते हैं 19वें विद्रोह के रूप में संताल विद्रोह, जिसको हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1855-56 ईस्वी में हुआ था और संताल विद्रोह का जनजातीय विद्रोह के इतिहास में एक बहुत बड़ा स्थान है। भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच में रहने वाले संथाल जनजाति है, उसका मूल निवास स्थान भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच का इलाका था। तो ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सबसे पहले सिद्धू और कानू के नेतृत्व में ये विद्रोह है वो प्रारंभ होता है। ये वो विद्रोह था आदिवासियों का जिसमें सीधो है वो संथालों को, वो कहते हैं जब संथालों के एरिया में दिकुओं का प्रवेश हो जाता है। दिकुओं का तात्पर्य है कि गैर आदिवासियों का जो कि उनका शोषण करते थे, जब उनका प्रवेश हो जाता है तो उनके जीवन मूल्य परंपराएं हैं वो छिन्न भिन्न हो जाती है। संथालों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण होने लगता है, उनसे भेंट बेगारी की जाती है और संथालों की ज़मीन छीन करके अन्य जो अनुपस्थित जो किसान वर्ग है उनको ये ज़मीन है वो आवंटित कर दी जाती है। तो संथालों में आंतरिक तौर पर कसमकस है वो जारी थी और 30 जून 1855 को बगनी में 6000 संथाल लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं और सिद्धू और कानू दो चमत्कारी के व्यक्तित्व वाले नेता है वो उभर करके आते हैं। और सिद्धू तो यहाँ तक कहते हैं कि ठाकुर जी ने हमें आदेश दिया है कि जितने भी गैर आदिवासी लोग हैं जिन्होंने आदिवासियों के जीवन मूल्य और संस्कृति पर प्रहार किया है, जो हमारे शोषण के कारण है, उन सबको अब निकाल बाहर करने के लिए आप सब लोग हथियार उठा लें और ठाकुर जी हमारी मदद करेंगे। तो यहाँ पर सिद्धू ने ये कहा कि ठाकुर जी ने उनको आदेश दिया है कि मैं आप लोगों के हकों के लिए लड़ूं और हम जब ब्रिटिश हुकूमत से टकराएंगे तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत से हमारी तरफ से ठाकुर जी लड़ेंगे। तो इस प्रकार के
ओजावादी मसीह शक्ति का प्रभाव है वह संथाल विद्रोह में देखने को मिलता है। और संथाल विद्रोह में देखते ही देखते आसपास के गांव के जितने भी संथाल आदिवासी थे वो इकट्ठे हो गए। 60,000 के करीब संथालों ने ब्रिटिश हुकूमत को एक सशक्त चुनौती है वो पेश की। और कुछ समय के लिए ऐसे लगने लगा कि संत भागलपुर और राजमहल के इलाके में एक प्रकार से ब्रिटिश शासन है वो समाप्त हो गया और ब्रिटिश शासन को बहुत सशक्त चुनौती है उसका सामना करना पड़ा। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने भी पूरी पाशविकता के साथ इस विद्रोह का दमन किया और 15,000 संथाल आदिवासी है उनके इस दमन चक्र का शिकार हुए वो मारे गए। इस विद्रोह में सिद्धू और कानू के अलावा उनके भाई चांद और भैरव और उनकी 2 बहनें थी फूलो और झाना है, उन्होंने भी संथाल विद्रोह में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार ने संथाल विद्रोह को के प्रति जब उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किए, बहुत सारे संथाल आदिवासी मारे गए, तो जब उन्होंने संथाल विद्रोह पर एक ठंडे छींटे मारने के लिए 1855 ईस्वी में कुछ एक प्रकार से थोड़े बहुत सुधारवादी प्रयास करने का प्रयास किया और 1855 ईस्वी में एक रेगुलेशन लेकर के आए। उस रेगुलेशन के 27वें अनुच्छेद के अनुसार इस संथाल परगना को, जो भागलपुर और राजमहल के बीच का जो इलाका था, उसको दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी के अधीन है संथाल नाम का एक पृथक परगना बना दिया और इसको एक नॉन रेगुलेशन एरिया है वो घोषित कर दिया। तो एक संथाल परगना है वो अस्तित्व में आया इस संथाल विद्रोह के कारण। और उसमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ अब आदिवासी हैं उनका उस तरह से शोषण है वो नहीं किया जाएगा, इसमें बाहरी लोगों का यहाँ पर प्रवेश है वो नहीं किया जाएगा। तो संथालों को एक प्रकार से संतुष्ट करने के लिए 1855 ईस्वी के रेगुलेशन नंबर 27 के अनुसार पृथक संथाल परगना है वो गठित किया गया और इस संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन एरिया के रूप में, नॉन रेगुलेशन प्रोविंस के रूप में स्थापित किया गया। और साथ ही दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी है उसके अधीनस्थ एक इकाई है वो बना दिया गया संथाल परगने को। तो ये था संथाल विद्रोह। इसी के साथ में जो हम 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में जो विद्रोह हुए उनमें हम छत्तीसगढ़ के विद्रोह को भी याद कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ एमपी, जैसा कि मैंने कहा कि मध्य भारत में गोंड शासक, गोंड आदिवासी समुदाय है वो बड़ी ज़्यादा संख्या में रहता है और इसी गोंड शासक थे, गोंडों का जो नेता था नारायण सिंह है। जब इन गोंड आदिवासियों का जो तरह तरह से शोषण होता है, उनके जीवन पद्धति और मूल्यों में हस्तक्षेप किया जाता है, शोषक समूह के द्वारा उनसे ज़्यादा धन की मांग की जाती है, शोषक समूह के द्वारा उनसे बंधुआ मजदूरी कराने का प्रयास किया जाता है, तो गोंड शासक नारायण सिंह के नेतृत्व में एक आदिवासियों का एक विद्रोह होता है जिसे छत्तीसगढ़ के विद्रोह के नाम से जाना है वो जाता है। ये 1856 और 1857 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ। बाद में नारायण सिंह है उसके नेतृत्व में जो विद्रोह था उसका दमन कर दिया गया और नारायण सिंह है वो मौत के घाट है वो उतार दिया जाता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के इन जनजातीय विद्रोह को देखा और ये जनजातीय विद्रोह जैसा कि हमने देखा किसी न किसी साल अलग अलग इलाकों में जातीय आधार पर अलग अलग जनजातीय समुदाय ने ब्रिटिश हुकूमत और शोषणकारी वर्ग के खिलाफ है अपनी आवाज़ बुलंद की। और इन विद्रोह के अगर हम मूल्यांकन करें तो इन विद्रोह की जो बात थी कि इसमें बड़ी संख्या में लूटपाट और हत्याएं भी की गई और आदिवासी समुदाय का जो मुकाबला था वो ब्रिटिश हुकूमत से था और एक ऐसी ब्रिटिश हुकूमत से था जो ब्रिटिश हुकूमत आधुनिक हथियारों से प्रशिक्षित थी, जिस ब्रिटिश हुकूमत के पास में बंदूक थी। लेकिन दूसरी ओर आदिवासी जो समुदाय है जब उन्होंने अपना विरोध किया तो उनके पास सिर्फ अपने चमत्कारी नेताओं का एक प्रकार से दिवा स्वप्न जो उनको दिखाया गया था, चमत्कारी शक्तियों में उनका विश्वास था। उनके पास केवल पत्थर है, भाला है, तीर धनुष जैसे परंपरागत हथियार थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत और आदिवासियों के जब विद्रोह के आपसी जो टकराट हुई, जो आपसी संघर्ष हुआ, ये एक दो गैर बराबर के पक्षों के बीच की लड़ाई थी जिसमें ब्रिटिश हुकूमत ने आसानी से इन जनजातीय विद्रोह का पूरी पाशविकता के साथ, निर्ममता के साथ और मानवीयता को तार तार करते हुए उनका जिस बेरहमी, जिस क्रूरता के साथ दमन किया, उसके बाद में कभी भी किसी आदिवासी समुदाय को कि इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ब्रिटिश सत्ता को कि उस रूप में चुनौती दे पाता जिस रूप में 1757 से 1857 ईस्वी के दौरान उसने ज़्यादातर चुनौती दी। जिस आदिवासी समुदाय का एक बार ब्रिटिश सत्ता के द्वारा दमन कर दिया गया,
ज़्यादातर वो अपनी संपूर्ण औपनिवेशिक काल अवधि में है। बाद में वो आदिवासी समुदाय है वो शांत रहा और उस पर ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए वो उस ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक ढांचे के अंदर वो उनको बांध दिया गया और उनको उसी प्रकार के कर देने के लिए बाध्य किया गया। उनके इलाके की जमीन को एक तरह से निजी मिल्कियत बना दिया गया जिसको आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता था। आदिवासी और जनजातीय समुदाय से बंधुआ मजदूरी करवाई गई, उनका बेतहाशा शोषण किया गया, जंगलों से उनके परंपरागत अधिकार से उनको वंचित कर दिया गया। विभिन्न प्रकार के वन कानून है वो बनाए गए। चूंकि इन आदिवासी और जनजातीय समुदाय है वो वर्गीय आधार पर संगठित नहीं हुए थे, इनमें राष्ट्रवादी की कोई भावना नहीं थी, इनमें कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे जो उनको सही दिशा और मार्गदर्शन दे सके, जो ये बता सके कि आपकी लड़ाई एक गैर बराबरी के पक्ष से है। लेकिन क्योंकि गैर बराबरी का पक्ष इस संदर्भ में क्योंकि अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, अंग्रेजों के पास तोपें थी, अंग्रेजों के पास वो आधुनिक हथियार और आधुनिक सामरिक कौशल था, लेकिन आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय सिर्फ चमत्कारिक शक्तियों के विश्वास के बल पर, अपने परंपरागत हथियारों के आधार पर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने का प्रयास किया जिसमें उनको असफलता हाथ लगी। लेकिन फिर भी आदिवासी समुदाय और जनजातीय समुदाय ने अपनी परंपरागत जीवन पद्धति को जो बचाने का प्रयास है अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर किया, वो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, उनके स्वाभिमान और उनके स्वतंत्रता का प्रतीक है। हालांकि बाद में परिणाम भले ही उनके पक्ष में नहीं आया हो, लेकिन उन्होंने उस प्रकार का प्रतिकार किया, उस प्रकार का विरोध किया जिस प्रकार का प्रतिकार और विरोध की उम्मीद है 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में तथाकथित भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, तथाकथित अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग से ने वो नहीं किया, वो काम करके दिखाया। इन आदिवासी और जनजातीय विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे करके। तो आज का हमारा जो ये व्याख्यान था वो पूरी तरह से इसी जनजातीय विद्रोह पर केंद्रित था, क्योंकि हमने पूर्ववर्ती व्याख्यान में इन जो विरोध आंदोलन हुए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उसका एक बड़ा व्यापक चर्चा कर ली थी कि इनके कारण क्या थे, उसकी विशेषताएं क्या थी। लेकिन इस व्याख्यान में हमने पर्टिकुलरली विशेषतः जनजाति विद्रोह के स्वरूप, उसके कारण और कौन कौन से प्रमुख जनजातीय विद्रोह हुए और उन जनजातीय विद्रोह को किस प्रकार से हम देख सकते हैं उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। अब अगर इस टॉपिक से संबंधित मैं कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की बात करूं तो काफ़ी सारे जैसे यूजीसी नेट की एग्जाम में या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में और यूपीएससी की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है अक्सर पूछे जाते हैं। या तो आपको क्रम से कोई 4 आदिवासी विद्रोह दे देंगे और उनको आरोही अवरोही क्रम में जमाने का प्रयास वो किया जाता है, या आपसे कहा जा सकता है कि उनके बारे में कि जनजातीय विद्रोह के क्या कारण थे, या जनजातीय विद्रोह की कौन सी विशेषताएं थी, या हूल आंदोलन का संबंध किससे था, या संबंधित आदिवासी विद्रोह को नेतृत्व किसने प्रदान किया, या आपसे किसी भी पर्टिकुलर विद्रोह की डेट है वो पूछी जा सकती है। ज़्यादातर उन्हीं विद्रोह की डेट पूछी जाने की संभावना हो जो ज़्यादा काफ़ी फेमस रहे हैं, जैसे संथाल विद्रोह की पूछी जा सकती है। इसके अलावा कोल विद्रोह की डेट है वो पूछी जा सकती है। इसके अलावा पहाड़ी जनजाति के जो विद्रोह हुआ उसकी डेट है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो हमारे पास जब पूरी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है वो हमारी कॉन्सेप्ट पर, हमारी समझ पर आधारित होते हैं। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट और समझ को पूरी तरह से विकसित कर लेते हैं तो हमारा कोई भी एग्जाम में प्रश्न है वो गलत होने की संभावनाएं नहीं होती, चाहे क्वेश्चन का लेवल किसी भी प्रकृति का हो। हमारा जब विजन क्लियर है, हमारी उस प्रश्न के बारे में तस्वीर क्लियर है, तो हमें किसी भी प्रकार से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी भी कुछ भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप मेरे से सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी ने पूरे इस व्याख्यान को धैर्य से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।